नमस्कार, मैं हूं पंकज मटपाल और आज इस वीडियो में मैं आपके कुछ सवालों के जवाब दूंगा। वो सवाल जो आपने मेरे वीडियोस पर कमेंट करके मुझसे पूछे हैं। तो शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। तो पहला सवाल जो मैं ले रहा हूं ये पूछा है रमेश महातो ने। रमेश जी की शिकायत ये है कि उनके सवाल का जवाब उन्हें नहीं मिला है। तो रमेश जी, कई सवाल आते हैं और वैसे मेरी कोशिश होती है कि मैं समय पर उनके जवाब दे सकूं, लेकिन कई बार थोड़ी देर हो जाती है। आप धैर्य रखिए, आपको सवाल का जवाब ज़रूर मिलेगा। तो आज आपका सवाल मैं ले रहा हूं। आपने बताया है कि आप SBI ब्लू चिप फंड में 1000 रुपीज़ पर मंथ की SIP कर रहे हैं। साथ ही SBI स्मॉल कैप फंड में भी 1000 रुपीज़ पर मंथ और निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में 1000 रुपीज़ पर मंथ। तो यानी कि स्मॉल कैप में 2000 पर मंथ की SIP हो रही है और लार्ज कैप में 1000। साथ ही आप जानना चाहते हैं कि आपको 2000 रुपये और निवेश करने हैं, 2000 की और SIP बढ़ानी है, तो वो कहाँ करनी चाहिए और आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन जो है, जो निवेश की अवधि है, वो 15 साल से अधिक की है। तो रमेश जी, क्योंकि आपने ऑलरेडी लार्ज कैप में और स्मॉल कैप में इन्वेस्ट किया हुआ है लेकिन मिड कैप मिसिंग है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि लार्ज कैप में आपका इन्वेस्टमेंट कम है और स्मॉल कैप में ज़्यादा है, तो आप एक प्योर मिड कैप ऐड करने की बजाय यदि एक लार्ज एंड मिड कैप फंड को ऐड कर लें तो मेरे हिसाब से ये सही रहेगा। और लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी में ICICI प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप फंड या फिर मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड कंसिडर किया जा सकता है। अब बढ़ते हैं आगे, लेते हैं अगला सवाल जो पूछा है जिगर त्रिवेदी ने। जिगर जी जानना चाहते हैं कि क्या ICICI प्रूडेंशियल फ्रीडम SIP में यदि SWP कर रहे हैं और यूनिट्स जो हैं वो ख़त्म हो जाती हैं तो क्या आगे पैसा मिलना बंद हो जाएगा? तो SWP में होता यही है कि आपका जो टोटल पैसा है आपने इन्वेस्ट किया है और जो भी बढ़कर उसकी वैल्यू हुई है उसमें से आप रेगुलरली सिस्टमेटिकली अमाउंट विड्रॉ कर रहे हैं। और यदि जो अमाउंट विड्रॉ कर रहे हैं वो ज़्यादा होता है और जो टोटल यूनिट्स हैं वो ख़त्म हो जाती हैं तो आपको आगे पैसा मिलना बंद हो जाएगा। लेकिन यदि हम बात करें ICICI प्रूडेंशियल फ्रीडम SIP की, तो यहाँ पर जो कैलकुलेशन की गई है, जो प्रोजेक्शन यहाँ पर दिखाया गया है, उसके हिसाब से आपका जो विड्रॉल है वो ऐसे रेट पर हो रहे हैं कि चांसेस हैं कि जो आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो शायद निल ना हो, लेकिन ये गारंटीड नहीं है। और ऐसा हो भी सकता है कि आपका पैसा उस रेट से ना बढ़े जिसकी उम्मीद की जा रही है, जो एज्यूम किया गया है, तब ऐसा हो भी सकता है। और बेस्ट तरीका ये होता है कि कभी ऐसा लगे कि जो आप विड्रॉल कर रहे हैं वो प्रॉफिट से ज़्यादा विड्रॉ हो रहा है, तो ऐसे में आप अपने विड्रॉल अमाउंट को कम कर सकते हैं ताकि जो आपका इन्वेस्टेड अमाउंट है वो निल ना हो। अब लेते हैं अगला सवाल जो पूछा है उर्वशी गौतम ने, और ये सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है। उन्होंने पूछा है कि मैं एफिलिएट मार्केटिंग करती हूँ और मुझे पेमेंट मिलता है उसके लिए, तो ईच कस्टमर से, तो जानना चाहती हैं कि एज अ माइनर, मतलब कि उर्वशी गौतम जो है माइनर हैं, वो जानना चाहती हैं कि क्या इस पर मुझे टैक्स पे करना होगा या नहीं करना होगा। उर्वशी, मैं आपको बता दूं कि यदि माइनर की इनकम गिफ्ट से है, यानी कि अपने खुद के स्किल्ड या अनस्किल्ड प्रोफेशन से नहीं है, तो ऐसे में जो माइनर की इनकम होती है वो एक फाइनेंशियल ईयर में 1500 से अधिक की जो भी इनकम होती है वो हायर अर्निंग पेरेंट की इनकम में जुड़ जाती है। तो मदर या फादर जिसकी भी इनकम ज़्यादा होगी उनकी इनकम में जुड़ेगी। लेकिन जैसा आपने कहा कि आपकी जो इनकम है वो आपके अपने स्किल्ड प्रोफेशन से हो रही है, तो ऐसे में आपको अपना ITR फाइल करना होगा और जिस तरह से किसी भी इंडिविजुअल की इनकम एसेस होती है उसी तरह से आपकी इनकम एसेस होगी। तो आप अपनी इनकम के हिसाब से अपना ITR फाइल कर सकती हैं। अगला सवाल जो मैं ले रहा हूं ये पूछा है रोहित सिंह ने, और रोहित ने पूछा है कि म्यूचुअल फंड्स में से यदि पार्शियल विड्रॉल करते हैं, यानी कि कुछ यूनिट्स रिडीम की जाती हैं,
तो उस पर टैक्स किस तरह से लगता है। तो यहां पर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होगा। यूनिट्स पहले बाय की गई थी उन्हें पहले रिडीम किया हुआ माना जाएगा, और यदि एक साथ आपने बाय की हैं तो उसमें से भी आप मान लीजिए कि कुछ यूनिट्स रिडीम हो रही हैं। तो जो यूनिट्स रिडीम हो रही हैं उन्हें आपको देखना होगा कि वो लॉन्ग टर्म इन नेचर हैं या फिर शॉर्ट टर्म इन नेचर हैं, और वो किस कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स हैं। क्या वो इक्विटी हैं, नॉन इक्विटी हैं या हाइब्रिड हैं। और ये ध्यान रहे कि इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स में एक फाइनेंशियल ईयर में 1,00,000 रुपए तक का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स जो होते हैं वो एग्जेम्प्टेड होते हैं, और उसके बाद जो भी गेन्स हैं उस पर टैक्स एप्लीकेबल होगा। तो यदि आप इक्विटी फंड से यूनिट्स को रिडीम कर रहे हैं तो वहां पर हो सकता है कि आपका जो पार्शियल विड्रॉल है वो 1,00,000 रुपए के अंदर ही हो, तो शायद आपको उस पर टैक्स ना चुकाना पड़े। लेकिन यदि वो 1,00,000 से अधिक है तो जो भी अमाउंट एक्सीड हो रहा है उसके ऊपर आपको टैक्स चुकाना होगा। लेकिन यदि ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स हैं तो आपको यहाँ पर टैक्स चुकाना होगा। और उसके अलावा यदि ये इक्विटी के अलावा दूसरी कोई भी कैटेगरी है, नॉन इक्विटी यानी कि गोल्ड या डेट या फिर हाइब्रिड कैटेगरी, तो जिस तरह से टैक्स एप्लीकेबल होगा आपको पूरे कैपिटल गेन्स पर टैक्स चुकाना होगा। अगला सवाल जो मैं ले रहा हूँ ये पूछा है देवी दास जी ने। उन्होंने बताया कि उनकी उम्र 48 ईयर्स की है और जानना चाहते हैं कि महिंद्रा मैन्युलाइफ स्मॉल कैप फंड कैसा रहेगा, और 12 साल का इन्वेस्टमेंट होराइज़न है, और या फिर कोई दूसरा फंड ले सकते हैं, उसके बारे में वो जानना चाहते हैं। तो महिंद्रा मैन्युलाइफ स्मॉल कैप फंड अच्छा है, लेकिन नया है, 2022 में ही ये लॉन्च हुआ था, तो इसकी जो परफॉर्मेंस हिस्ट्री है वो बहुत लंबी नहीं है। आप चाहें तो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड भी कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड एक पुराना फंड है और एक बहुत ही वेल डाइवर्सिफाइड फंड है। तो आप निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड को भी कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात मैं और ऐड करना चाहूँगा कि आप स्मॉल कैप फंड को अपने पोर्टफोलियो में तभी शामिल करें जब आपके पोर्टफोलियो में और भी स्कीम्स हों और एक छोटा हिस्सा आप स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर रहे हों। ऐसा ना हो कि स्मॉल कैप की पास्ट परफॉर्मेंस को देखते हुए आप सिर्फ स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हों। तो हमेशा किसी भी इन्वेस्टर का जो पोर्टफोलियो है वो वेल डाइवर्सिफाइड होना चाहिए और रिटर्न्स के साथ साथ रिस्क मैनेजमेंट पर ध्यान दिया जाना चाहिए। तो ऐसे में स्मॉल कैप में जो एलोकेशन है वो 10-15% ही हो यदि पूरे पोर्टफोलियो का, तो वो सही रहता है। और दूसरी बात, इन्वेस्टमेंट होराइजन यदि लंबा होगा तो यहाँ पर जो उतार चढ़ाव का जोखिम है वो कम हो जाता है। तो यदि आप 12 साल की बात कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से आपके पोर्टफोलियो का सिर्फ 10-15% एलोकेशन ही स्मॉल कैप में रहे तो ये बेहतर होगा। और अब लेते हैं आज का आखिरी सवाल जो पूछा है रमेश कुमार जी ने। रमेश जी जानना चाहते हैं कि 5 साल के इन्वेस्टमेंट होराइजन के लिए यदि 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करने हों तो कहाँ करने चाहिए, और उम्र है 65 साल की। तो रमेश जी, ये निर्भर करता है आपके रिस्क एपेटाइट पर, आपके ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेस्टमेंट पर, क्योंकि 65 ईयर्स की एज है। हालांकि एज से ये साबित नहीं होता है कि आपका रिस्क एपेटाइट कैसा है, लेकिन क्या होता है कि जब आप यंग एज में इन्वेस्ट करते हैं तो आपके पास एक लंबा समय होता है, और यदि आपके इन्वेस्टमेंट को नुकसान भी होता है मार्केट के गिरावट में, तो भी रिकवरी के लिए एक अच्छा टाइम होता है। लेकिन यदि आप 65 ईयर्स की एज में इन्वेस्ट कर रहे हैं और मान लीजिए मार्केट में एक तेज गिरावट देखने को मिल जाती है, तो शायद एक लंबा समय लग जाएगा रिकवरी के लिए, और वो शायद आपके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है। तो ऐसे में यदि आप कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड या फिर इक्विटी सेविंग्स फंड, इस तरह के फंड में इन्वेस्ट करेंगे तो मेरे हिसाब से ये अच्छा रहेगा। रिटर्न्स थोड़े कम हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो उतार चढ़ाव का रिस्क है
वो भी एक प्योर इक्विटी फंड के मुकाबले कम रहने की उम्मीद की जा सकती है। और यदि यहाँ पर इक्विटी सेविंग्स फंड के कुछ नाम की मैं बात करूँ तो आप ICICI प्रूडेंशियल इक्विटी सेविंग्स फंड या फिर कोटक इक्विटी सेविंग्स फंड कंसिडर कर सकते हैं। और इसी तरह से अगर कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड की बात की जाए तो ICICI प्रूडेंशियल रेगुलर सेविंग्स फंड या SBI कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड कंसिडर किया जा सकता है। तो आज मैंने इस वीडियो में कुछ प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश की है। मुझे उम्मीद है कि जानकारी आपको पसंद आई होगी। आपका कोई भी सवाल या सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू। जय हिंद।